नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य एवं सामाजिक परिवर्तन टॉपिक से संबंधित है। इन दोनों टॉपिक्स को मैं बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। साथ ही साथ जो प्रमुख स्टेटमेंट हैं जो अक्सर एग्जाम्स में आते हैं वो, और थिंकर्स, और साथ में थिंकर्स की जो बुक्स वगैरह होती हैं जो पेपर में कम से कम 5 क्वेश्चन आते हैं वो उससे संबंधित। साथ में मैं इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि नोट्स कैसे बनाएं आप लोग, और किन बिंदुओं को विशेष तौर पे याद रखना है, उन सब चीज़ों के बारे में भी बताऊंगा। इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। मेरे पास अक्सर ये मैसेज आते हैं कि सर जो है इस टॉपिक के अंतर्गत इस बिंदु को क्लियर कर दीजिए, जबकि वो सब मैं कर चुका होता हूँ। लेकिन उसका रीज़न यही है कि जब आप लोग वीडियो को स्किप कर देते हैं तो फिर बहुत सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। इसलिए चलिए वीडियो को प्रारंभ करते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे है समाजशास्त्र का परिप्रेक्ष्य यानी परिदृश्य या अभिमुखन, पर्सपेक्टिव। ठीक है, ये हमारा आज का टॉपिक है। ठीक है, तो देखिए पर्सपेक्टिव शब्द जो है वो अंग्रेजी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ है किसी घटना को देखने का नज़रिया। ठीक है, परिप्रेक्ष्य का मतलब होता है किसी भी घटना को जो देखने का नज़रिया होता है वही है पर्सपेक्टिव, याद रखना। पर्सपेक्ट शब्द जो है लैटिन भाषा का शब्द है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जिसका अर्थ होता है एक सिरे से दूसरे सिरे को देखना या ऊपर से नीचे की ओर देखना। अब यहाँ देखिए कुछ बुक्स वगैरह हैं जो प्रमुख हैं, और साथ में जो है क्या कहा है उसके बारे में है। ई चिनाय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव, देखिए ये इंपॉर्टेंट पुस्तक है। ठीक है, इस टाइप की जो पुस्तक है वो अलग से एक जो है नोट्स में मैं हमेशा कहता हूँ उसे आप लिखते रहिए, बनाते रहिए। यही एग्जाम हॉल में, एग्जाम पीरियड में, एग्जाम से थोड़ा सा पहले आप बहुत जल्दी सरसरी निगाह से रिवीजन कर लेते हैं तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। ठीक है, खुद के बनाए हुए नोट्स। तो इन्होंने जो है समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य को चिनाय ने क्या कहा है, डबल रोटी कहा है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना। गुडे एवं हॉट ने परिप्रेक्ष्य को फुटबॉल के समान बताया है। नरेंद्र कुमार सिंघी ने सामाजिक परिप्रेक्ष्य को कुर्सी के समान बताया है। ये सब इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं मिलाने के लिए। ठीक है, अब समाजशास्त्री परिप्रेक्ष्य दो बिंदुओं में बटा हुआ है। पहला है देखिए वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य और दूसरा है मानवीय परिप्रेक्ष्य। ठीक है, जो वैज्ञानिक वाला होता है वो वस्तुनिष्ठता उसके अंतर्गत होती है और मानवीय में व्यक्तिनिष्ठा। ठीक है, यानी कि जो मानवीय है उसके अंतर्गत सिर्फ व्यक्ति से संबंधित चीज़ें आती हैं। और इसके जो समर्थक हैं वैज्ञानिक वाले के देखिए वो है अगस्ट काम्टे और इमाइल दुर्खीम हैं, और इसमें जो है रॉबर्ट बिस्सीड और रॉबर्ट हैं। ठीक है, चलिए तो पहला पॉइंट जो है वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य के बारे में जानेंगे। अगस्ट काम्टे जिनकी प्रसिद्ध पुस्तक, देखिए ये पुस्तकें भी मैं बीच बीच में दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट है, पॉजिटिव फिलॉसफी और पॉजिटिव पॉलिटी। तो काम्टे ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का जो अध्ययन किया है वो अपनी प्रसिद्ध पुस्तक पॉजिटिव फिलॉसफी में किया है। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछा गया है कि काम्टे ने किस पुस्तक में जो है सामाजिक परिप्रेक्ष्य या वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन किया है, तो याद रखना। ठीक है, इन्होंने किसी घटना को जानने के लिए वैज्ञानिक पद्धति यानी प्रत्यक्षवादी सिद्धांत या पद्धति का सहारा लिया है। जो वैज्ञानिक पद्धति है वो बिल्कुल प्रत्यक्षवादी है। ठीक है, दुर्खीम ने वैज्ञानिक परिप्रेक्ष्य का अध्ययन द रूल्स ऑफ सोशियोलॉजिकल मेथड में किया है, यानी ये इनकी प्रसिद्ध पुस्तक है, ये भी इम्पोर्टेंट है। आगे देखते हैं, दुर्खीम ने सामाजिकता व आत्महत्या के कारणों का अध्ययन करते हुए यथार्थ विज्ञान व आनुभाविक पद्धति से घटनाओं को जानने का प्रयास किया है। ये इम्पोर्टेंट है, आनुभाविक पद्धति के बारे में किसने बताया, दुर्खीम ने। ठीक है, और प्रत्यक्ष यथार्थ व आधुनिक विज्ञान माना है। ठीक है, यानी इसे जो है आनुभाविक विज्ञान माना है। इन्होंने धर्म समाज में श्रम विभाजन, सामाजिकता जैसी, आत्महत्या जैसी समस्याओं का अध्ययन कर विचार किया। ये इंपॉर्टेंट है, आत्महत्या वाला। आगे देखते हैं, पर्सन्स जो है वो प्रत्यक्षवादी है, टालकट पार्सन्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, जैसे एक तरफ दे दिया प्रकार्यवाद, ठीक है, प्रकार्यवाद, इधर दे दिया प्रत्यक्षवाद, है ना, और इधर दे दिया मर्टन, और इधर दे दिया पार्किंस। तो ये सब जो है मिलाने के लिए आते हैं ऐसे क्वेश्चन। तो ये सिद्धांत जो है ये ज़रूर आप नोट कर लिया करें अच्छे से। चलिए, मैक्स वेबर ने जो है धर्म का समाजशास्त्र, गरीबी, पूंजीवाद, सत्ता, आर्थिक शोषण, सामाजिक क्रिया, नौकरशाही का अध्ययन करके समाज के ऐच्छिक व अनैच्छिक कार्यों को बताने का प्रयास किया है। ठीक है, तथा वेबर ने जो है सत्ता के 3 प्रकार बताए। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये मानिए कि पेपर में आया हुआ रखा रहता है ये क्वेश्चन, मैक्स वेबर वाला। सत्ता के कितने रूप बताए हैं, 3। पहला है देखिए वैधानिक
सत्ता, दूसरा परंपरागत, तीसरा चमत्कारिक। इसे मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करना चाहूँगा, इसलिए जो है वीडियो को स्किप बिल्कुल भी मत करना, लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ मैं ये भी देखें, हमेशा कहता हूं कि आप लोग भी थोड़ा सा मेहनत करें, ज़्यादा नहीं, कम से कम अगर एक कैंडिडेट जो भी मेरे से जुड़ा हुआ है, अगर वो 10 लोगों को लिंक भेज करके और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलता है, वीडियो देखने के लिए बोलता है, तो यकीन मानिए बहुत जल्द जो है मुझे यूट्यूब से परमिशन मिल जाएगी लाइव आकर के पढ़ाने के लिए, और आपके निरंतर रेगुलर तरीके से डेली क्लासेज लाइव में जो है लेना स्टार्ट कर दूँगा, चाहे वो GS की हो या फिर सब्जेक्ट की हो आपके। ठीक है, चलिए तो इसके बारे में देखिए मैं बताना चाहूँगा कि पहला है देखिए वैधानिक सत्ता। ठीक, इसके बारे में जो बताया है, सबसे अच्छी सत्ता जो मानी है वेबर ने, वो माना है वैधानिक वाले को, याद रखना, वैधानिक वाले को सबसे अच्छी सत्ता माना है। यानी तीनों को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करने वाला हूं। तो देखिए पहला है देखिए वैधानिक। वैधानिक का मतलब होता है जो विधि के अनुसार चुन करके जाते हैं। जैसे मान लीजिए एक नेता के तौर पे मैं उदाहरण दे रहा हूं, तो वैधानिक सत्ता या वो है जो विधिवत रूप से कोई भी सांसद, विधायक, मान लीजिए मंत्री, प्रधानमंत्री जो भी है, चुन करके जाते हैं और बनते हैं, तो वैधानिक सत्ता के अंतर्गत आता है। और वेबर ने इसे ही सबसे प्रमुख माना है, याद रखना। परंपरागत सत्ता क्या होती है, इसके बारे में वेबर ने बताया है कि परंपरागत सत्ता वो होती है जो पीढ़ी दर पीढ़ी, मान लीजिए कोई नेता है, पहले नेहरू रहे, फिर इंदिरा आई, है ना, उसके बाद में जो है राजीव गांधी, सोनिया गांधी, इस तरीके से जो लगातार, है ना, एक तरीके से परंपरागत रूप से जो चले आ रहे हैं, वो होती है परंपरागत सत्ता। और तीसरा जो चमत्कारिक, चमत्कारिक का मतलब होता है अचानक से यदि कोई नेता उभर करके सामने आए या सरकार बनाए, तो वो चमत्कारिक सत्ता होती है ना। तो ये जो है तीनों इस तरीके से एक्सप्लेन किया है, वेबर ने बताया है इसके बारे में। वेबर ने समाज व मानव के ऐच्छिक व अनैच्छिक कार्यों के अध्ययन हेतु नई पद्धति का विकास किया, जिसे वस्तेहेन पद्धति के नाम से जाना जाता है। ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और इस पद्धति में जो है, यानी जो वस्तेहेन पद्धति है, इसमें मानव का अध्ययन किया जाता है, याद रखना, मानव का अध्ययन किया जाता है। अब ऐच्छिक और अनैच्छिक कार्य क्या है, इनके बारे में। ऐच्छिक का मतलब होता है एक तरीके से अनिवार्य, अपनी इच्छा जुड़ी हुई होती है, वो ऐच्छिक कार्य होता है जिसे अनिवार्य रूप से करना होता है। अनैच्छिक का मतलब है जिसके लिए बिल्कुल भी इच्छा ना हो या फिर अनिवार्य ना हो। उदाहरण के तौर पे मैंने बता दिया कि जैसे मान लीजिए GIC का फॉर्म आया, फॉर्म को भरना क्या है, ऐच्छिक है, यानी अनिवार्य है। क्यों भरा जा रहा है, जॉब के लिए, जॉब पाने के लिए, ये ऐच्छिक में आ गया। फॉर्म भर दिया, सब कुछ हो गया। अब अनैच्छिक क्या है, पढ़ाई बिल्कुल भी नहीं कर रहे, पढ़ने का मन नहीं कर रहा, दूसरे टाइप की वीडियो, फिल्म वाली मूवी है वो देखने का मन कर रहा है, तो ये यानी पढ़ाई से संबंधित कुछ भी नहीं किया जा रहा है, ये हो गया अनैच्छिक कार्य। ठीक, चलिए मानवीय परिप्रेक्ष्य। मानवीय परिप्रेक्ष्य जो है क्या होता है, रॉबर्ट बेस्टेड ने 1960 में इन्होंने सभापति पद पर भाषण देते हुए कहा था कि समाजशास्त्र विज्ञान के साथ कला भी है। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, किसने जो है समाजशास्त्र को विज्ञान के साथ साथ कला भी माना है, तो ये है रॉबर्ट बेस्टेड। चलिए सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को शिल्प, ठीक है, सी राइट मिल्स ने समाजशास्त्र को शिल्प यानी क्राफ्ट के नाम से पुकारा है, यह कहा है, तो याद रखना सी राइट शिल्प, ऐसे याद रखना, सी राइट शिल्प। ठीक, आगे देखिए रॉबर्ट लेडे ने मानवीय परिप्रेक्ष्य में ज्ञान किस लिए, ठीक है, ज्ञान किस लिए, नॉलेज फॉर व्हाट, ये विचार दिया है। इनके विचारों को मानवतावादियों ने परिवर्तन करते हुए ज्ञान किसके लिए, नॉलेज फॉर हुम से संबंधित जो है परिवर्तित किया है। तो किसने परिवर्तित किया है, रॉबर्ट लिड के जो है वो है मानवतावादी, याद रखना, मानवतावादी से इन्होंने परिवर्तन किया है उसमें। ठीक है, इन्होंने ही जो है मानवीय परिप्रेक्ष्य का अध्ययन करने के लिए प्रघटना शास्त्र विचारधारा को जन्म दिया, जिसे फेनोमिनोलॉजी के नाम से भी जाना जाता है। गारफिंकल ने मानव के दैनिक प्रकारों का अध्ययन करने हेतु अपनी प्रसिद्ध पुस्तक स्टडी फॉर एथनोमेथोलॉजी, इसके बारे में ये पुस्तक लिखी, ये इम्पोर्टेंट है पुस्तक। और इसमें जो है नरजातीय विज्ञान का विचार दिया है, यानी मानव से संबंधित, मानव क्रिया विज्ञान के नाम से भी इसे जाना जाता है, और मानव का अध्ययन इसमें किया जाता है। ठीक है, गाउंडर ने कर्मिंग क्राइसिस ऑफ वेस्टर्न सोशियोलॉजी, ये इनकी पुस्तक है। मानवीय वैचारिक अभिक्रिया का सिद्धांत दिया है, कौन सा सिद्धांत दिया, मानवीय वैचारिक अभिक्रिया का सिद्धांत किसने दिया है, तो याद रखना रॉबर्ट मर्टन ने मानव की अभिक्रियाओं को जानने के लिए
प्रकार्य व अपकार्य यानी फंक्शन डिसफंक्शन सिद्धांत दिया है। ये अक्सर क्वेश्चन आता है। रॉबर्ट मर्टन का प्रकार्यवाद, ऐसे आता है प्रकार्यवाद, याद रखना। प्रकार्यवाद किससे संबंधित है? तो जॉन मर्टन करके आता है या रॉबर्ट मर्टन करके आता है। अगला जो दूसरा टॉपिक है देखिए वो है सामाजिक परिवर्तन, सोशल चेंज से संबंधित है। थोड़ा सा इसमें जो है समझ में कम आ रहा होगा तो इसे मैं एक्सप्लेन किए दे रहा हूँ। सामाजिक परिवर्तन को पहली बार जो प्रकाश में लाने का श्रेय ऑगबर्न, याद रखना, ऑगबर्न को जाता है। ठीक है, ऑगबर्न ने सामाजिक परिवर्तन का उल्लेख 1922 में अपनी प्रसिद्ध पुस्तक सोशल चेंज में किया है, याद रखना, सोशल चेंज। इनकी पुस्तक का नाम नोट कर लेना, सोशल चेंज। और इन्होंने परिवर्तन जो है दो प्रकार के बताए हैं। कौन कौन से? सामाजिक परिवर्तन और दूसरा है सांस्कृतिक परिवर्तन, जिसमें कि ठीक है दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं और उसमें सामाजिक परिवर्तन के जो जनक हैं वो है ऑगबर्न, याद रखना। ऑगबर्न ही सामाजिक परिवर्तन के जनक हैं। और जो सांस्कृतिक परिवर्तन है उनके जो जनक है एन श्रीनिवासन है, याद रखना, एन श्रीनिवासन। सांस्कृतिक परिवर्तन के बारे में देखिए यहाँ दिया हुआ है। समाज में अभौतिक वस्तुओं में जब परिवर्तन होता है, ठीक है, अभौतिक वस्तुएं क्या होती हैं? जैसे धर्म है, रीति रिवाज है, संस्कार है, वर्ण व्यवस्था है, इन सब चीज़ों में जब परिवर्तन होता है तो वो सांस्कृतिक परिवर्तन कहलाता है। अब सांस्कृतिक परिवर्तन भी दो तरीके का होता है। पहला है भौतिक संस्कृति और दूसरा है अभौतिक संस्कृति, याद रखना। भौतिक और अभौतिक दो तरीके की कल्चर होती है। भौतिक संस्कृति के बारे में जानेंगे। समाज में भौतिक वस्तुओं में परिवर्तन अर्थात व्यक्ति के व्यवहार और विचारों में जब परिवर्तन आता है, व्यवहार और विचारों में परिवर्तन जब आता है तो उसे क्या कहते हैं? भौतिक परिवर्तन। यानी कि जो सुख सुविधाओं से संबंधित जो भी हम अपना सामान इकट्ठा कर रहे हैं, जैसे अच्छा मकान है, कार है, गाड़ी, एसी, फ्रिज, कूलर, ये सब क्या है? भौतिक वस्तुएं होती हैं। और इस कल्चर को जब व्यक्ति ज़्यादातर एक्सेप्ट कर लेता है तो कहा जाता है कि हमारा देश भौतिकवाद की तरफ बढ़ रहा है या भौतिक संस्कृति को बढ़ावा दिया जा रहा है। ठीक है, जैसे उदाहरण के तौर पे देखा जाए कि आय की प्राप्ति होने पर सुख सुविधा की वस्तुएं खरीदना, ये सब क्या है? भौतिक संस्कृति के अंतर्गत आता है। दूसरा है अभौतिक संस्कृति। समाज में व्यक्ति द्वारा प्राचीन समय से चली आ रही रूढ़िवाद, परंपरावाद, रीतियां, धर्म, पुरुषवाद आदि में जब इत्यादि में जब कोई बदलाव किया जाता है तो वो होता है अभौतिक संस्कृति। ठीक है, यानी कि जब कोई रूढ़ी, कोई प्रथा चली आ रही है उसमें जब परिवर्तन हो जाता है तो वो है अभौतिक संस्कृति। इनसे संबंधित एक क्वेश्चन जरूर आता है। अब यहाँ पे देखिए दिया हुआ है सांस्कृतिक विलंबना क्या है? अभौतिक कल्चर के ऊपर जब भौतिक कल्चर हावी हो जाती है तो उसे सांस्कृतिक विलंबना कहा जाता है। यानी जो है अभौतिक जो रूढ़िवादी हैं, प्रथाएं हैं, उन पे जब भौतिकवादी वस्तुएं यानी जो वेस्टर्न कल्चर है या आधुनिक कल्चर है जो उसे ज़्यादातर प्रयोग लोग करते हैं, हावी हो जाती है तो सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। जैसे आज की डेट में भारत किस स्थिति में है तो यही कहेंगे कि सांस्कृतिक विलंबना की ओर बढ़ रहा है। ठीक है, और इसके जो जनक है वो ऑगबर्न है, याद रखना। अब देखिए सांस्कृतिक विलंबना गतिशीलता क्या होती है? ठीक है, तो भौतिक संस्कृति पर जब अभौतिक यानी ठीक उसका उल्टा है, गतिशीलता मतलब उल्टा है, अभौतिक संस्कृति हावी हो जाती है तो इसे सांस्कृतिक गतिशीलता कहते हैं। ठीक है, और इसके जनक हैं जो है सोरोकिन, याद रखना, उसके ऑगबर्न है और इसके सोरोकिन है। चलिए, हमारे देश में जो है सांस्कृतिक गतिशीलता को मुख्य माना गया है, यानी इसी को प्रमुख माना गया है और यही उम्मीद की जा रही है कि सांस्कृतिक गतिशीलता पर बल दिया जाए, यानी भौतिकवाद को कम किया जाए। उससे प्रकृति का भी नुकसान है, हमारे लिए भी नुकसानदायक है सब चीज़ें, जैसे एसी है उसे यूज करना है ना, फ्रिज का पानी पीना, ये सब हमारे लिए भी स्वास्थ्य की दृष्टि से भी और पर्यावरण दोनों तरीके से हम नुकसानदायक है भौतिकता। इसलिए जो है सांस्कृतिक गतिशीलता पर बल दिया जा रहा है। डेरिस व गेट्स के अनुसार सांस्कृतिक व सामाजिक परिवर्तन एक होते हैं, उनमें कोई अंतर नहीं होता। इन्होंने क्या माना है कि चाहे सांस्कृतिक हो या सामाजिक हो, जो परिवर्तन है वो सब सेम है, कोई अंतर नहीं है। परिवर्तन को जो है तीन प्रकार से दर्शाया गया है: वस्तु में परिवर्तन, समय में परिवर्तन और भिन्नता में परिवर्तन। इस तरीके से तीन तरीके से जो है परिवर्तन बताया गया है। ठीक है, अब जो टॉपिक है सामाजिक परिवर्तन वाला है ना, सामाजिक परिवर्तन वाला, इसे मैं अगले वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है तो देखिए, जो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और कमेंट जरूर किया करें। जो भी आपकी क्वेरी हो या फिर वीडियो कैसा लगा इसके बारे में भी अपनी प्रतिक्रिया जरूर दिया करें और साथ में वीडियो को देखते टाइम लाइक ज़रूर कर दिया करें। ठीक है, धन्यवाद।